Hi everyone, this is Deepti Upadhyay and you are all welcome to the fifth lecture of chemical kinetics that is rate law expression. ये बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है हमारा हम इसको नेक्स्ट 5 to 7 मिनट में कवर करेंगे जस्ट रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया है केमिकल काइनेटिक्स का। देन हमने सीखा है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देन हमने देखा है कि रेट की यूनिट कैसे निकालते हैं, देन टाइप्स ऑफ रेट। देन फोर्थ लेक्चर हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हमने बेसिकली 5 फैक्टर पढ़े थे, अगर आपको याद हो और आपने शायद प्रीवियस लेक्चर देखा हो, तो हमने इसमें 5 फैक्टर पढ़े थे। फर्स्ट हमारा था नेचर का, देन हमारा था कंसंट्रेशन का, देन हमने बात की थी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन हमने कैटलिस्ट की बात की थी और कैटलिस्ट में हमने सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है कैटलिस्ट की वजह से। ऐसा भी होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है। तो हमारा बेसिक मतलब यही था स्टार्टिंग में इंट्रो के लिए कि ठीक है कि कैटलिस्ट पे इंट्रोडक्शन में कि अगर हमारा कैटलिस्ट हम लगा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है बिना कैटलिस्ट के कंज्यूम में। बट आगे आप पढ़ेंगे कि नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, अगर हमने किसी सब्सटेंस को डाला एज ए कैटलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो भी कर देता है। तो बेसिक मतलब ये होता है जो अफेक्ट कर रहा है वो यही होता है कि हमारा जो अल्टर कर देता है रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम कैटलिस्ट का। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि हम एक बेसिक सा हल्का सा इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि हमें लेक्चर ही बोरिंग लगने लगे। पहले हम फैमिलियर होंगे कॉन्सेप्ट से, देन हम उसको डीप में पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। फर्स्ट हमारा था सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ सॉलिड। ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ये इस लेक्चर के लिए हम अपने लास्ट लेक्चर को कनेक्ट करेंगे, एक फैक्टर को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि रेट लॉस ऑफ प्रेसिंग कैसे लिखते हैं। जो कंसंट्रेशन था, हमें पता चला था कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सही बात है। रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन और रेट का जो अगर रिलेशन है, क्या इसको हम मैथमेटिकली मैथ्स में ऐसा कोई रिलेशन दिखा सकते हैं? तो आंसर है यस। लेट्स सी हाउ। अगर हमारा ये रिएक्शन है ए टू बी, एक केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है। तो हमारा इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट हमारे पास होता है, प्रोडक्ट तो इनिशियली जीरो होता है। ठीक है। तो इन जनरल जीरो होता है। ठीक है। तो क्या अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जैसे जैसे विद टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हमें रेट को बताना है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर हम ये एन लगा देंगे। एन का क्या मतलब है, ये एन है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और एन होता है ऑर्डर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर को डिटेल में। अभी इतना समझ लीजिए कि एन ऑर्डर होता है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ये केमिकल इक्वेशन जो है उसकी स्टोइचियोमेट्री से नहीं आता है। और अगर इसको अब इक्वल करना है, ये साइन हटाना है, तो हम इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे के एंड ए टू पावर एन। तो जो के है, यहाँ पे के है रेट कांस्टेंट। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेट है, फिर से लिख लेते हैं इसको, इसको पहले वो कर लेते हैं, देन हम लिखते हैं वापस से इसको कि जो हमारा रेट है, इससे हमें ये पता चल रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा, लेकिन कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट कर रहा है रेट को, या कितने स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है, ये हमारा जो एन है ये बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एन हमारा -1 है, पावर -1 है, तब तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना कंसंट्रेशन के।
तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमेशा ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। इट विल बी डिपेंड, बस कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन रेट पे इफेक्ट डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। जैसा एन होगा उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आएगी वो डिसाइड करेगी कि स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि एक लेते हैं 2a + 3b 2c + 4d। अगर अब हमें इसका रेट लॉ लिखना है तो क्या होगा, मतलब रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट इज इक्वल टू k a⁻m and b⁻n। अगेन अगेन जो हमारा m और n है वो हमारा a और b के स्टोइचियोमेट्री से नहीं आया है, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। सो अगर हमें रेट लॉ की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल रेट लॉ, तो हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। एंड जिस डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही होती है उसके रिएक्टेंट के टर्म में हम लिखते हैं। तो जस्ट इन केस अगर हमारी ये वाली एक्सप्रेशन रिवर्स हो जाए, जैसे कि ये हो जाए 2c + 4d 2a + 3b, तो अब अगर हमें इसका रेट लॉ लिखना होगा, रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उस पे पावर जितना ऑर्डर है। सो स्टोइचियोमेट्री से नहीं आएगा, लेट्स टेक के, नॉट वी हैव ऑलरेडी टेकन के तो के नहीं लेते हैं, लेट्स से एल एंड d⁻j। सो ये एल और जे है, ये हमारा ऑर्डर है या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। बस यही इतना बेसिक है, इसको एक बार समराइज देख लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। समरी क्या, जो रेट लॉ है ये हमारी मदद करता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने में कि कैसे कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रहा है रेट को। एंड सेकेंड थिंग कि फॉर ए गिवन रिएक्शन डायरेक्शन रेट लॉ इज एक्सप्रेस यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे जैसे कि हमने लास्ट में देखा, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो इंटरचेंज। ओके, that's all for now. In the next lecture, we will learn order and molecularity for a chemical reaction. तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।